बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। 4 रुपए इजाफे से पेट्रोल की कीमत 127 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए का इजाफा हो चुका है। राना आजर नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। राना आजर नूर बताएगा, कीमतों का इतलाक हो गया है, अवाम की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, रात के 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। देखा जाए तो ये मुसलसल इजाफा है जिसके बाइस आम आदमी परेशान है और जो मौजूदा हालात में उसमें देखा जाए तो 128 रुपये तकरीबन हो चुका है ये तेल 3 लीटर पेट्रोल। और देखा जाए तो एक बड़ी परेशानी आम आदमी के लिए, क्योंकि मुसलसल कीमत बढ़ रही है तेल की और इस वक्त काफ़ी ये तेल बढ़ चुके हैं, जिसके वजह से आम आदमी परेशान। लोगों का कहना है कि हुकूमत ने तो ये ऐलान किए थे कि वो रिलीफ देना था, कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि वो जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो लोगों को सोचते, लेकिन उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने सोचा था कि हुकूमत चाहिए कि वो इस बात को देखे और जो पेट्रोल कीमतें कम कहा कि सच सूरत हाल है, चीनी घी दालें हर महंगे करते, इसलिए जो सूरत बढ़ती है हर 4 दिन के बाद कीमतें बढ़ेंगी। तो मुतालबा ये है कि हुकूमत इस बात को देखे और कोशिश की जाए कि जो कीमतें हैं वो कम की जाएँ, ताकि जो आम आदमी है उसका रहने में, क्योंकि जो सूरत हाल बढ़ रही है दिन ब दिन, उसमें जो आम आदमी की जो आमदन है वो कम हो रही है, जबकि जो अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राना आजर नूर हमारे साथ हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है और अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। दूसरी जानिब महंगाई के सताए अवाम पर एलपीजी बम भी गिरा दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 29 रुपए 10 पैसे का मजीद इजाफा हो चुका है। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 334 रुपए का हो गया है। शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, महंगाई की सताई अवाम पर एलपीजी का एक और बम गिरा दिया गया है। एलपीजी फी किलो की कीमत में 29.10 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जबकि एलपीजी की नई कीमत जो है वो 204 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। सितंबर में ये कीमत जो है वो 174 रुपये थी, लेकिन अब जो है ये 204 रुपये, इसका इतलाक जो है वो अक्टूबर के माह में हो जाएगा। एक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर जो है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो एलपीजी गैस डलवाने आए हैं। मुझे बताइएगा कि एलपीजी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, क्या करेंगे? इन बच्चों का रोज़गार जो है वो कैसे कमाएंगे? भाई महंगी हो रही है, ठीक है, 170 रुपये पवा रहे होने 204 रुपये किलो गैस हो गई। दसो अं किसी को सवारी की कहीए जाके, सवारी एको ही किराया देंदी है, वो कहती ऐसी की करिए बढ़ा लो। ये बताया कि बच्चे हैं, इनका रोजगार कितनी मुश्किलात आई हैं एलपीजी महंगी होने से। देख लो वो इस टाइम देख लो की है, बच्चे मेरे नाल ने, ठीक है, बच्चों को घर बहाया सिर्फ महंगाई की वजह तो कोई खुदा का खौफ करन, इन्हों थोड़ी जी अल्लाह ताला दयात दे दे। तो जी बिल्कुल, जो है गरीब आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है। एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। महंगाई का जो वक्त है वो दिन जो है वो महंगाई मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के अंदर होती ही दिखाई दे रही है। एलपीजी को भी महंगा कर दिया गया है। जी शाहजेब, बहुत शुक्रिया। उधर अवाम बिजली के झटके के लिए जहनी तौर पर तैयार रहें। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपया 95 पैसे महंगी करने की सिफारिश कर दी गई है। हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। हुकूमती दरख्वास्त पर मनोअन अमल हुआ तो बिजली 1 रुपया 95 पैसे महंगी हो जाएगी। पहले बिजली इतनी महंगी है, वो और महंगी अगर करना चाहते हैं तो ये तो फिर ये कि वाकई ये तब्दीली, यही तब्दीली है फिर इस गवर्नमेंट की। जो आम मजदूर आदमी है रोजी लभ गई, ठीक है, ना लभी ना सही। बिजली इन्नी महंगी रोज़ पहले 500-600 का बिल आना, फिर हज़ारा जो होया, फिर 2000, फिर 3000, हूँ 5-5, 6-6 हज़ार बिल आ रहे हैं। हर शय महंगी हो जा रही, मजदूर बंदा की कर सकता। शहरियों का कहना है कि वो पहले ही महंगाई से परेशान हैं और मजीद बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। हुकूमत बिजली महंगी करने की बजाय सस्ती करे। हुकूमत ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज की तौसीह कर दी। एफबीआर को ताहाल लाहौर समेत मुल्क भर से 13 लाख इनकम टैक्स गोशवारों के शॉर्टफॉल का सामना है। एफबीआर ने ना करते भी घुटने टेक दिए। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज की तोसीह कर दी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने टैक्स बार्स, ताजर बरादरी, चैम्बर्स और स्टेक होल्डर्स के मुतालबा पर डेडलाइन में तोसीह की। एफबीआर को ताहाल 13 लाख से जायद टैक्स गोशवारों के शॉर्टफॉल का सामना है। हुकूमत ने तो 15 दिन की तोसीह करके एहसान किया, लेकिन टैक्स बार्स 3 माह की तोसीह का मुतालबा कर रहे हैं। छोटे मैटर्स के लिए जहाँ चेयरमैन एफबीआर
ممبر پالیسی، ممبر IT آپ کو بے بس نظر آتے ہیں کہ ہر پالیسی صرف اور صرف اوپر اگر IMF کے اشارے سے اور فائنانس منسٹر کے اشاروں پہ چلنی ہے تو یہ پاکستان کا فائنینشیل سسٹم نہیں چل سکتا. نہ ہی ٹیکس ریٹرن اور اس کی تعداد بڑھ سکتی ہے، نہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے. 30 ستمبر گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی. ٹیکس گزار اور کنسلٹنٹس دن بھر آئرس سسٹم کے غیر فعال ہونے کے سبب اضطراب کا شکار رہے. FBR نے بھی دن بھر توسیع نہ دینے کا اندیا دیا اور شام کو 15 دن کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. رضوان نقوی، City 42. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے رات گئے شہر کا دورہ کیا. گلبرگ اور اقبال ٹاؤن میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. ناقص کارکردگی پر LWMC کے 2 افسر معطل کر دیے گئے. معطل ہونے والوں میں ظہیر الدین بابر اور بلال بابر شامل ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رات گئے شہر کا دورہ کیا. گلبرگ اور اقبال ٹاؤن میں صفائی کے ناقص انتظامات پر 2 افسران ہیں جنہیں معطل کیا گیا. ناقص کارکردگی پر LWMC کے 2 افسر معطل کیے گئے اور معطل ہونے والوں میں ظہیر الدین بابر اور بلال بابر شامل ہیں. وزیر اعلیٰ نے سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ پر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا بھی افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ کی ایکسپو سینٹر آمد پر انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملتان روڈ پر سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں رحمت للعالمین انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی. ہسپتال اور پنجاب بینک کے درمیان معاہدہ بھی ہوا جس کے تحت مزدوروں کو علاج کے لیے معاونت کی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا اور ویکسینیشن کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ کی آمد سے قبل انتظامیہ نے پھرتیاں دکھاتے ہوئے واک تھرو گیٹ نصب کر دیا اور ان کے جانے کے بعد دوبارہ اتار لیا، جبکہ ایکسپو سینٹر میں وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے دوران ویکسینیشن کا عمل تعطل کا شکار رہا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے LDA آفس کا بھی دورہ کیا. انہوں نے 1 ونڈو سیل پر شہریوں کے مسائل سنے. LDA حکام نے انہیں شہر میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی. وزیر اعظم پاکستان گورنر ہاؤس پنجاب کی دیواریں مسمار کرانے کے لیے ایک بار پھر سے متحرک. وزیر اعظم کے احکامات کے بعد پنجاب حکومت نے گورنر ہاؤس کی دیواریں مسمار کرنے کے لیے محکمہ قانون کو تمام قانونی رکاوٹیں جلد از جلد دور کرنے کی ہدایت کر دی. گورنر ہاؤس پنجاب کی دیواروں کو مسمار کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے ایک بار پھر سے پنجاب کو ہدایات دی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے 2018 میں پنجاب حکومت کو گورنر ہاؤس کی دیواریں مسمار کرنے سے روک رکھا تھا. ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے محکمہ قانون کو باقاعدہ مراسلہ لکھا گیا ہے. مراسلے کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کے احکامات پر گورنر ہاؤس پنجاب کی دیواروں کو مسمار کرنے کے لیے قانونی رکاوٹ ختم کی جائیں. ایوان وزیر اعلیٰ نے محکمہ قانون کو بھی گورنر ہاؤس کی دیواریں مسمار کرنے پر حکم امتناعی واپس لینے کی ہدایات کی ہیں تاکہ جلد از جلد گورنر ہاؤس کی دیواروں کو مسمار کرنے کے بعد یہاں جنگلہ لگایا جائے. شہری جنگلے میں سے گورنر ہاؤس کے تاریخی عمارت کو دیکھ سکیں گے. آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب نے MPO ایکٹ میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کا اختیار حکومت کی بجائے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سے قبل یہ اختیار کابینہ کے پاس تھا اور کابینہ DC کو یہ اختیار منتقل کرتی تھی. اب ترمیم کے بعد یہ اختیار کابینہ سے لے کر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو دیا جائے گا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کا اختیار اضلاع کے DC کو دے گا. کابینہ ونگ نے MPO ایکٹ میں ترمیم بذریعہ سرکولیشن کرنے کا مراسلہ تمام وزراء کو بھیج دیا ہے. ترمیم کی منظوری کے بعد ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کے پاس یہ اختیار چلا جائے گا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اپنا یہ اختیار اضلاع کے DC کو منتقل کرے گا. نئے چیف سیکرٹری آ گئے مگر OSD افسران کو تقرری نہیں مل سکی. پنجاب حکومت افسران کو OSD بنانے کے بعد انہیں بھول گئی. اکثر کئی ماہ بعض کئی سال OSD ہے. افسران سارا دن سیکرٹریٹ کے چکر لگانے پر مجبور. پنجاب حکومت OSD افسران کی تقرریاں کرنے سے گریزاں ہے. PMS افسران میں سے ارشد محمود 2 سال سے، ملک جاوید نسیم 13 ماہ سے، اللہ رکھا انجم 5 ماہ سے OSD ہیں. حمزہ علی 1 سال سے، احسن وحید 6 ماہ سے، طاہر رضا حمدانی 7 ماہ سے اور عبید اللہ بھی OSD ہیں. جبکہ DMG افسران میں علی انان قمر 5 ماہ، سہیل اشرف، ناصر محمود بشیر، نادر چٹھا اور عامر عقیق بھی OSD ہیں. اس کے علاوہ سابق کمشنر ملتان جاوید اختر محمود 1 ماہ سے OSD ہیں. لاہور پولیس نے گداگروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے. گداگروں کو چوک چوراہوں تک لانے والوں کو بھی پکڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
पुलिस के मुताबिक 16 रोज में 3095 मुकदमात दर्ज किए गए, 3196 गदागिरों को गिरफ्तार किया गया। ताहम अब इन गदागिरों को सड़कों और चौराहों पर छोड़कर जाने वाले मुनज्जम गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत लाहौर पुलिस ने सेफ सिटी अथॉरिटी से क्रैकडाउन शुरू करने से 10 रोज कबल की वीडियो हासिल करना शुरू कर दी है, जिससे उनकी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नंबरों का डाटा हासिल करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बदनामी ज़माना स्मगलर हाजी नबी बख्श का नेटवर्क पकड़ लिया गया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट और कस्टम्स इंटेलिजेंस का एक्शन। 8 कंटेनर्स पकड़ लिए। 40 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा, खुश्क दूध, ड्राई फ्रूट्स, टायर और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। कस्टम्स ने बदनामे जमाना स्मगलर हाजी नबी बख्श पर हाथ डाल लिया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट और कस्टम्स इंटेलिजेंस ने तारीखी कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। कोयटा से लाहौर आने वाले 8 कंटेनर्स पकड़कर वेयर हाउस मुंतकिल कर दिए गए। कलेक्टर कस्टम्स बासत मकसूद अब्बासी और डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस साइमा आफ्ताब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कंटेनर्स में 40 करोड़ रुपए मालियत का सामान लाहौर लाया जा रहा था। डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस जैसे अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ के तहत कार्रवाई करती है और उसके तहत इन्वेस्टिगेशन करती है कि वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है। दूसरा, अब ये कहा गया है कि स्मगलर्स की जो जायदाद है या उन्होंने खुद या अपने घर वालों के नाम पे जो बनाई है और जिसके बारे में कन्विंस हो जाए गवर्नमेंट के जी ये कहीं डिक्लेयर नहीं है और ये स्मगलिंग के पैसों से बनी है, तो वो जब्त हो जाएगी। कंटेनर से स्मगल शुदा कपड़ा, खुश्क दूध, ड्राई फ्रूट्स, जूस, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की भारी खेप बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान 16 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। और अब हम उसके तहत भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। हमने उनकी जायदाद की तफसीलात, उनके बैंक अकाउंट्स और उनके इस तरह की जो भी फॉर्मल या इनफॉर्मल एसेट्स हमें नॉलेज में आएंगे उसको लेकर हम चल रहे हैं अमेरिकी कार्रवाई। 8 कंटेनर्स हैं और इसमें तकरीबन हमारे पास 16 बंदे जो है वो अंडर अरेस्ट हैं। जिनको हमने पकड़ा हुआ है उनसे हम जाहिर है कि तफ्तीश करेंगे कि वो कहां से आ रहे हैं और किस तरह से। हम हमारे पास तो 16 हैं ना। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस हसन फरीद की सरबराही में क्रैकडाउन किया गया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक स्मगलर्स के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करके जायदादें और गाड़ियां जब्त की जाएंगी। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। सेशन अदालत ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हत्तके इज्जत के दावे पर अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज अजहर इकबाल रांझा ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मीशा शफी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया है कि अदालत ने मीशा शफी की वालिदा सबा हमीद और शौहर मोहम्मद महमूद को भी आइंदा समाअत पर तलब किया है। मीशा शफी के वकील कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाइस अदालत में पेश नहीं हो सके। एमटी कैट इम्तिहान की गूंज पंजाब असम्बली में भी पहुंच चुकी है। अपोजिशन अरकान ने एमटी कैट और एनएलई इम्तिहान को फ्रॉड करार दे दिया। नून लीगी रुकन असम्बली मलिक अरशद बोले कि 2 लाख स्टूडेंट से करोड़ों रुपए बटोर लिए गए, लेकिन इम्तिहान के दौरान इंटरनेट डिवाइसेस खराब हो गई। पंजाब असम्बली का इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत शुरू हुआ। पॉइंट ऑर्डर पर इजहार ख्याल करते हुए नून लीगी रुकन असम्बली मलिक अरशद का कहना था कि एमडी कैट इम्तिहान ने तुलबा को मायूस किया है। करोड़ों रुपए एमडी कैट इम्तिहान की मद में वसूली के बावजूद इम्तिहानी सेंटर्स में सहूलियात फराहम नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के उस्मान मखदूम ने कहा कि एनएलई इम्तिहान फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस के तुलबा एनएलई इम्तिहान के खिलाफ सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। लाहौर कॉलेज बाय खवातीन यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात की इफ्तिताही तकरीब। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि तालीमी इदारों में हिरासगी के मुतालिक कवानीन की तैयारी के लिए वाइस चांसलर से मुशावरत जारी है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात के सिलसिले में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने LCW में मोनूमेंट और हिस्ट्री म्यूजियम का इफ्तिताह किया। तकरीब में वाइस चांसलर LCW प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, चेयरमैन BISE हबीब अली, चेयरमैन PHA यासिर गिलानी, VC यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर तल्लन नसीर पाशा, VC GCU प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी, VC ओकाड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जिक्रिया जाकिर, चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर मिर्जा हबीब, कमिश्नर FBR MPS सादिया सुहेल, सुमेरा अहमद, उस्मा कारदार समेत डीन, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी मेंबरान और तालबात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि तालीमी इदारों में हरासमेंट कवानीन की तैयारी से मुतालिक वाइस चांसलर से राय ले रहे हैं। खवातीन की पोजीशंस को देखते हुए अनकरीब इदारों में खवातीन की बजाय लड़कों के लिए कोटा रखना पड़ेगा। जिस हिसाब से हमारी बच्चियां डिग्रियां ले रही हैं, आगे आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि सानू इत्थे कोटे लड़कियां लिए रखने पैने हैं खवातीन वास्ते। पाकिस्तान पहला मुल्क होएगा। माशाल्लाह वी हैव वेरी टैलेंटेड एबल
हमारी बहनें हैं और इस मुस्तकबिल जो है इस मुल्क का इंशाअल्लाह ये भी मेरा एक तजर्बा है। मैं समझता हूँ कि शायद जब हमारी ख्वातीन बेटियाँ हमारी आगे आएंगी तो ये जो मुल्क है शायद पहले से ज्यादा जो है तरक्की करेगा। वाइस चांसलर बुशरा मिर्जा का कहना था कि LCW की पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में काबिल जिक्र बेहतरी आई है। एक नहायत तारीखी दिन है और इस तारीखी मौके पर मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ, स्पेशली हमारे एलुमनाई, हमारे जिन लोगों ने इस इदारे को बनाने में और इस इदारे को इस मकाम तक पहुँचाने में जिस मकाम पे ये आज मौजूद है, उन सब लोगों ने जो भी कंट्रीब्यूट किया, जिस हैसियत से भी कंट्रीब्यूट किया, मैं उन सब को खुशामदीद कहती हूँ। तकरीबात में तालिबात की जानिब से खसूसी ड्रामा पेश किया गया, जबकि गवर्नर की जानिब से केक भी काटा गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस म्यूजियम के कयाम से उन अहम शख्सियात को ट्रिब्यूट पेश कर रही है जिनकी मेहनत और लगन से लाहौर कॉलेज ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का सफर तय किया। कैमरामैन अली शेख के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करने का मिशन, राजा परवेज अशरफ के पार्टी रहनुमाओं से सलाह मशवरे। पीपी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद से मुलाकात। परवेज अशरफ सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के घर भी गए और उनसे भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तजा और सेक्रेटरी इतलात शहजाद सईद चीमा से सलाह मशवरे किए। कहते हैं पार्टी के फाल कारकुनों को आगे लाएंगे। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी तेज़ी के साथ हमारे वर्कर्स जो हैं वो चार्ज हो रहे हैं और बिल्कुल बड़े हिम्मत में हैं और हम उन तक पहुँच भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कि काफ़ी अरसे से खामोश थे, तो वो भी अब अल्लाह की मेहरबानी से जो है वो मैदान अमल में है। राजा परवेज अशरफ के एजाज में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद ने जोहराना दिया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है। राजा परवेज अशरफ सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के घर टाउनशिप भी गए। उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। हाजी अजीजुर रहमान चंद, फैसल मीर, जमील मंच, मसूद मलिक भी उनके हमरा थे। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं मफाहमत और मज़ाहमत की कन्फ्यूजन दुश्मन की जानिब से प्लान की गई है। नून लीग की ताकत का इदराक मुखालिफिन को तो है लेकिन खुद पार्टी को नहीं। मजीद कहा कि नवाज शरीफ और नून लीग की ताकत बयानिए और खिदमत की ताकत है। मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के सिलसिले में फैसलाबाद डिवीजन का इजलास हुआ, जिसमें नायब सदर मरियम नवाज, सूबाई सदर राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, चौधरी शेर अली, अवैस लगारी, अता तारड़, उज़मा बुखारी, सायरा तारड़, मियां वनान, अकरम अंसारी, मियां मोहम्मद फारूक, तलाल चौधरी, नुज़रत सादिक, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की। मरियम नवाज ने पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून में मफाहमत और मुज़ाहमत के बयानिए की बात की जाती है। ये कन्फ्यूजन सिर्फ दुश्मन की जानिब से प्लान की गई है। हमारे बयानिए पर तनकीद इसलिए होती है क्योंकि बयानिया सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नून लीग की ताकत का मुखालफीन को तो इदराक है लेकिन पार्टी को नहीं। मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने पार्टी कायद को खराजी तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने दिफाई और मुआशी संग मील हासिल किए। कैमरामैन अहसन जावेद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज की सरबराही में एप्टिमा की सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद हुआ। गौहर एजाज का कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री 21 अरब डॉलर बरामदात का हदफ पूरा करेगी। एप्टिमा और हुकूमत की मुश्तरका पॉलिसी से किसानों को इस साल 600 अरब रुपए ज्यादा मिलेंगे। एप्टमा ऑफिस जेल रोड पर सालाना इजलास आम हुआ। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने नौमुंतखब सेंट्रल चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर और चेयरमैन एप्टमा पंजाब हामिद जमान को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज का कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस साल 21 अरब डॉलर बरामदात का हदफ पूरा करेगी। डॉलर की कीमत बढ़ने से कपास के काश्तकारों को फायदा हुआ। कॉटन की कीमत 8,000 रुपए से बढ़कर 14,000 रुपए फी मन हो गई है। गौहर एजाज का कहना था कि ऐसी किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें किसानों के हकूक पामाल हों। हमारे पाकिस्तान में हमारे फार्मर को इस साल उसी क्रॉप उसी एरिया पे 90 लाख बेल पे अगले 3 महीने में 600 अरब रुपया 60,000 करोड़ रुपए मिलेगा, जो कि पिछले साल से 40,000 करोड़ ज़्यादा है। हमारा मुल्क अगर ये कॉटन ग्रोअर को ये पैसे मिलते हैं
تو کاٹن گروور کو ملنے سے ہمارے ملک کا کسان خوشحال ہوگا۔ ایپٹما اپنے فارمر اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے۔ عبدالرحیم ناصر اور حامد زمان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ گوہر اعجاز کی رہنمائی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ بہت ایک کٹھن سفر ہم نے طے کیا ہے پچھلے چند سالوں میں، تو پنجاب سینٹر کے ساتھ مل کے پوری سپورٹ کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ اور پوری جان اور جنبش لگا کے انشاءاللہ ہم اکٹھے مل کے کام کریں گے، اور مجھے I hope we can work as a team and deliver جو ہمارے ممبرس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ ہم ڈیلیور کر سکیں۔ I see a very very tough year جو آگے آ رہا ہے، اینڈ I hope we can emulate جو پرانی ٹیم، پرانے چیئرمین عادل بشیر صاحب کی انرجی ہے اس کو ایمولیٹ کر سکیں۔ سالانہ اجلاس عام میں سابق چیئرمین بشیر عادل، زاہد مظہر، جمیل قاسم، عمران علیم، عطا شیخ، طیب نجیب، عامر فیاض، باقر رضا سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42۔ ابھی شینگ ہانگ روبا پاک چین مشترکہ سرمایہ کاری کی بہترین مثال۔ 2011 سے الیکٹرانکس مصنوعات کی کامیاب پروڈکشن، کمپنی کی جانب سے اپنا الیکٹرانک برانڈ شروع کرنے والوں کو بھی معاونت کی پیشکش کی گئی ہے۔ الیکٹرانکس مصنوعات بنانے والی کمپنی چینگ ہونگ روبا ملک کی مارکیٹ میں نمایاں شیئر ہولڈر ہے۔ چینگ ہونگ روبا کی ہوم اپلائنسز، اے سی، LED، ریفریجریٹر، مائکرو ویو اوون، واٹر ڈسپینسر اور دیگر مصنوعات قیمت میں کم اور معیار میں بہتر ہونے کے باعث ہر خاص و عام کی پسند ہیں۔ 2011 میں پاکستان کے روبا گروپ اور چین کے چینگ ہونگ گروپ نے باہمی اشتراک سے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں فیکٹری لگائی جو کامیابی سے پروڈکشن کر رہی ہے۔ 1 LCM production line and 2 SKT production line. Yes, we can produce 32 to 100-inch LCD here. انتظامیہ کے مطابق چینگ ہونگ روبا کی مصنوعات میں معیار پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ Our company recently launched Chic products. Our products are trustworthy. کمپنی کی جانب سے کاروباری افراد کے لیے بڑی پیشکش کی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنا الیکٹرانکس کا برانڈ تیار کرنا چاہتا ہے تو اسے تمام سہولیات چینگ ہونگ روبا فراہم کرے گا۔ کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ فہد بھٹی، سٹی 42۔ دی سٹی اسکول میں اینول بی کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے کا مقصد بچوں کے علم میں اضافہ کرنا اور ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانا تھا۔ دی سٹی اسکول DHA اینول بی کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں مہمان خصوصی کے طور پر مسٹر جان پروکلین، ایاز اقبال، عطیہ فاطمہ اور دیگر نے شرکت کی۔ مقابلے کا مقصد بچوں کے نالج میں اضافہ کرنا تھا۔ ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے منعقدہ مقابلے میں 39 مختلف اسکولز کے 500 بچوں نے حصہ لیا۔ مقابلے میں جیتنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔